नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शिवानी जी की लिखी कहानी चील गाड़ी। कहानी लंबी है, इसलिए प्रस्तुति 2 भागों में होगी। आज सुनिए पहला भाग। काश मैं अपने विदेशी अतिथि दल के साथ असम के उस गहन वन में आयोजित नागा सहभोज में न गई होती। सुपारी के पेड़ और पानों के झुरमुट के बीच एक विराट अग्नि स्तूप की लाल लाल लपटें आकाश को चूम रही थी। विचित्र परिधान में अंगों को मोड़ता मरोड़ता एक नागा तरुण हमारे स्वागत में अपनी रणसिंघी को आकाश की ओर उठाकर फूंकने लगा था। तू 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 तू। उस रणसिंही की मीठी स्वर लहरी ने मुझे फिर बेचैन कर दिया। एक बार मेरे जीवन में ऐसी ही रणसिंही और बजी थी। कानों को फाड़कर झूलते भैंस के सींगों के काले कुंडल झुलाता अवधूत जोगी समरनाथ बाजी अपने गांजे से आरक्त नयन आकाश को उठा टेढ़ी रणसिंही को बाकये मुद्रा में साधे उधर्वमुखी फूंक दे उठा था। तू 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 तू। आज इसी विस्मृत फूंक की स्वर लहरी ने हुमायूं के गगनांगन को पार कर इस अपरिचित असम के आकाश को घेर लिया है। जिन स्मृतियों को मैंने अमानवीय दुस्साहस से कुचल दिया था, वे आज फिर जीवंत हो उठी हैं। लेडी ब्रैंडन को असम के मूंगा रेशम का पूरा थान भेंट किया गया है। वे उसे बार बार गालों से लगा उसकी स्निग्धता में आकांठ डूबी जा रही है। विदेशी राजदूत की पत्नी के भारत दर्शन यात्रा दल में मुझे सम्मिलित कर विशिष्ट सम्मान दिया गया है, यह मैं जानती हूँ। इस समय मुझे क्या क्या कहना चाहिए वह भी मुझे ज्ञात है। असम के इस मूंगा रेशम की विशिष्टता, रणसिंही के स्वर संगीत की व्याख्या, नागा मुखिया के गले में झूलती मुंडमाला की मौलिकता, इन नाना विषयों पर मैं घंटों धारा प्रवाह बोल सकती हूँ। किंतु रणसिंही के बीच बीच में बजती जा रही है तरुण वादक का नंगा शरीर आग की लपटों में ताम्रवर्णी लग रहा है। वह बार बार मुझे ही देख रहा है, जैसे मुझे चुनौती दे रहा हो। देखो ना, भूले बिसरे चेहरे बिसारना क्या इतना आसान है? बड़ी अम्मा, देबूलला, बाबूजी, कुंदन और गैरिक वसनधारी स्वामी आत्मानंद सब जैसे हाथ बांधे मंडलाकार इस अग्नि स्तूप की परिक्रमा करने लगे हैं। अल्मोड़ा के गिरजे के मीठे घंटे देवदार के गगन द्रुमों से टकराते बार बार गूंज रहे हैं। मिशन स्कूल को जाती, हंसती खिलखिलाती, सीटी बजाती ईसाई लड़कों की लंबी कतार पूरी सड़क घेर रही है और समरनाथ बाजी की उसी करुण स्वर लहरी के साथ नेपाली कूलियों के कंधे पर हुकूमती मेरी डोली मायके की देहरी कल्पना लोक में एक बार लांघ रही है। घूंघट की यवनिका के बीच बार बार नथ के लटकन की दृष्टि व्यवघात पड़ रहा था, फिर भी मुझे चाची के गोरे गोल हाथ पर बंधा पीले लाल सूत का कंकण स्पष्ट दिख रहा था। बाबूजी की तीखी नाक पर रोली पर चिपकाए गए अक्षत बिखर गए थे। उन्हें कंधे के लाल दुसाले से पोंछते वे दाडिम के पेड़ के नीचे खड़े एक टक मेरी डोली को देख रहे थे। शायद पहली बार उन्हें अपनी मातृहीना पुत्री पर दया आ रहा था। उन्हीं के पास खड़ा कुंदन अपने अल्लम खल्लम कोट में बेहद दुबला लग रहा था।
उदास भय त्रस्त आंखों से वह तेजी से ओझल होती डांडी को देखकर एकाएक रो पड़ा। मातृहीना भाई के उस रुदन की सिसकियां आज फिर जैसे किसी टेप रिकॉर्डर पर बजने लगी है। मेरा कन्यादान चाची ने ही किया था। विमाता अपने 17 दिन के शिशु को लेकर मायके चली गई थी। सहसा किस बात को लेकर उनकी बाबूजी से ठन गई, कोई भी नहीं जान पाया। वैसे उन्हें मेरी अंत्येष्टि क्रिया देखकर संतोष ही होता। सप्तपदी के समय मेरे पति को खांसी का ऐसा विकट दौरा पड़ा था कि क्षण भर को बाबूजी का चेहरा भी पीला पड़ गया। कल ही तो पीपी लगी है। वर पक्ष की फुसफुसाहट मेरे कानों में गर्म शीशे से उड़ेल गई थी। पीपी किस जानलेवा राजरोग में लगता है यह मैं भी जानती थी। पीपी लगने की पीड़ा से कराहती मृत्यु पथगामिनी रुग्णा माँ के चेहरे को क्या मैं भूल सकती थी? विमाता के षड्यंत्र ने ही मुझे दुर्भाग्य का द्वार खटखटाने भेज दिया था। फिर वे स्वयं क्यों कन्नी काट गई? संसार में ऐसे भी बहुत से व्यक्ति मिलते हैं जो बकरे की बलि नहीं देख सकते, किंतु उसका मांस मज्जा चिचोड़कर खाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। बाबूजी ने शायद पहले उस रिश्ते में कुछ आपत्ति की थी, पर मेरे ससुर मेरी विमाता के मामा लगते हैं, इसी से बाबूजी की दाल नहीं गल पाई। मेरे ससुर के वैभव का अंत नहीं था। यह ठीक था कि मेरी 2 विधवा जिठानियाँ और 1 विधवा ननद मेरी ससुराल की अस्थाई सदस्या थी, किंतु उस 20 कमरों के विराट महल में 3 क्या 30 आश्रिताएं भी रहती तो भी मेरा उनसे टकराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। सास नहीं थी, मेरे पति की विधवा ताई ने ही उन्हें पाला था। मेरे ससुर की अनुपस्थिति में वे ही घर की देखभाल करती थी। दिन डूबे मेरी बारात नैनीताल पहुंची थी। भारी जामदानी लहंगे और दोहरे पिछौड़े के भार से दुहरी होती मैं जिसके हाथ का सहारा लेकर उतरी, उसका गौर वर्ण देख क्षण भर को संशय में पड़ गई। मैंने तो सुना था मेरे पति काले भुजंग हैं। ससुर कुल के उसी अपयसी काले रंग को मिटाने के लिए तो मेरा आवाहन हुआ था। आज तक कुल और समृद्धि देखकर बहुएं लाया है जोशी जी, मेरे ससुर ने बाबूजी से कहा था। इसी से घर का नैन नक्श चौपट हो गया। अब के सोचा भाड़ में जाए समृद्धि। चांद सी बहू लाकर कुंदन से नाती नतनियाँ जुटाऊंगा, चाहे बहू गांव की ही क्यों न हो, पर हो लाखों में एक। सचमुच ही अपनी दोनों जिठानियों और ननदों को देखकर मैं भय से स्तब्ध रह गई थी। क्या चेहरा था! बड़ी जिठानी का बालों से भरा संकुचित ललाट, अंदर को धसी क्रूर आँखें, बाहर को निकले विकराल गजदंत और एकदम मुंडा सिर। दूसरी जिठानी भी उन्हीं की टक्कर की थी। हरिद्वार से वे भी बड़ी के साथ हाल ही में सिर मुंडाकर लौटी थी। वैधव्य ने दोनों का चेहरा और भी भयानक लगने लगा था। बड़ी जिठानी के कोई भी संतान नहीं था। दूसरी के राक्षसाकृत अपंग पुत्र था। उसे वे 24 घंटे गोदी में टांगे रहती। 15 वर्ष के उस विचित्र जीव की आंखें किसी भूखे वन्य पशु की सी थी। कभी कभी वह आंख के पुतलियों को लट्टू सा घुमाता, मेरी ओर देखकर ही कर हंस देता और अपने हंडे सा भीम मस्तक हिलाने लगता। मैं भय से कांप उठती।
बड़ी ननद कलकत्ता के एक समृद्ध कुमाऊनी परिवार में ब्याही थी। बंगाल के सुदीर्घ प्रवास ने उनके चेहरे की रही सही कांति भी छीन ली थी। अपने 2 काले बच्चों की और भी काली आया के साथ वे एक दिन मुझे घेर कर बैठी। ढोलक पर मेरे द्विरागमन के गाने से मेरे मायके की दुर्गति गाथा गाती मेरी दोनों जिठानियों को पुलकित कर रही थी। बन्नी की दादी को ले गया मुसल्ला, मोहल्ले में शोर मचा रे। मेरी दोनों जिठानियाँ मेरी दादी के ही मुसल्ले के साथ भाग जाने से संतुष्ट नहीं थी। वे तालियां बजाती मेरी अम्मा, चाची, नानी सबको बारी बारी मुसल्लों के साथ भगाती हंसी की लहर में कमरा गुंजा रही थी कि सहसा वही सपुरुष हमारे बीच आकर खड़ा हो गया जिसने मुझे बस से उतारा था। मैं आपका देवर हूँ भाभी जी। देखता हूँ सुंदरी भाभी को अशोक वाटिका की काली राक्षसियों ने घेर ही लिया। इनमें भी एक त्रिजटा है भाभी, उन्हीं के चरण गहो, समझी। आसपास के काले श्रीहीन चेहरों के बीच बड़ी अम्मा के हंसमुख चेहरे को मैंने पहली बार ठीक से देखा। उन उदार आँखों में न जाने क्या था कि मेरा माथा स्वयं नत हो गया। आग लगे बजर पड़े इन देबू लल्ला पर। मेरी गजदंतिनी जेठानी बनावटी क्रोध के तेवर चढ़ाकर बोली। जहाँ हम औरतों को बैठी देखा वहीं घुस आए। हंसी ठिठोली की भी तो एक उम्र होती है। अब हमारी तुम्हारी क्या वह उम्र रह गई है लल्ला। पर चलो, घर में पहली बार सुंदरी बहू आई है तो तुम्हारे भी 7 खून माफ करती हूँ। देबू लल्ला बड़ी अम्मा के भतीजे थे। हाल ही में उनकी बदली भी नैनीताल की हो गई थी, इसी से अपनी बुआ के साथ रहने लगे थे। विवाह का भंडार उन्हीं के पास था और मेरी दोनों जिठानियाँ वक्त बेवक्त उन्हीं से उलझी रहती थी। एहो लल्ला, चाबी दे दो, नारियल निकालने हैं। बड़ी जेठानी देबू लल्ला के कंधे पकड़कर हिला देती। नहीं बाबा। देबू लल्ला पान की पीक मुंह में गुलगुलाते ठिठोली की रसपूर्ण पिचकारी छोड़ देते। राम भजो, तुम विधवा भाभियों की नीयत बिगड़ने में देर लगती है क्या। गई नारियल निकालने और चट से 4 लड्डू मुंह में धर लिए। हाय राम, मैं मर गई। सुनती है मंझली, आज इनके लिए एकादशी के दिन हम अपना धर्म भ्रष्ट करेंगी, अनाज के लड्डू चुराकर। बलखाती दोनों जिठानियाँ देबू लल्ला पर आकरण ही लुढ़क पड़ती। उन दोनों की मुग्धा किशोरियों का सा सस्ता अभिनय देखकर मुझे कभी बड़ी झुंझलाहट होती, पर कहती किससे। पति अपने कमरे में बंद रहते। मेरे ससुर प्रायः ही अपने ठेकों के प्रसंग में तिब्बत और ताकला कोट की ओर उतर जाते। मुझे बड़ी अम्मा के कमरे में बैठकर हलाहल छलकते ताल को देखना बड़ा अच्छा लगता। उस हवादार कमरे में सर्वदा एक अद्भुत शांत वातावरण छाया रहता। कमरे की दीवारें असंख्य देवी देवताओं की तस्वीरों से भरी रहती। उन्हीं के बीच टंगी रहती बड़े बाबू की एक आदमकद तस्वीर। बंद गले के कोट, गोल टोपी और घनी मूंछों वाले उस रोबदार व्यक्ति का एक एक नक्शा मेरे पति से मिलता था। उनके जीवन काल में घर की बहुएं ठोक पीट कर बदसूरत ही छाटी जाती थी। सुंदरी बहुओं पर कम विश्वास था उन्हें। वे आज होते तो तुम इस घर में ना आ पाती, मंझली जेठानी ने मुझसे हंस हंस कर कहा था। पर फिर बड़ी अम्मा इस घर में कैसे आ गई।
क्या सुंदरी बड़ी अम्मा पर भी बड़े बाबू ने विश्वास नहीं किया? बड़ी अम्मा का चिकना चेहरा किसी विदेशी नन के निष्पाप चेहरे की ही भांति सुंदर था। मैंने उन्हें कभी झल्लाते नहीं देखा। उनके पास बैठना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, पर बैठ ही कहाँ पाती थी। पल भर में ही चिड़चिड़े पति चीखने लगते। कहाँ गई हो? अंगूर का रस अब क्या खाक पीऊँगा? तुम क्या कर रही थी बड़ी अम्मा के विधवा आश्रम में? क्या तुम्हें भी उसकी सदस्य बनने का शौक चढ़ाया है? और मैं उस निर्दयी व्यक्ति के निर्मम व्यंग से तिलमिला जाती। इधर नियमित रूप से पीपी लगने से उनकी तोंद निकल आई थी। कभी कभी ठंडी हवा लगने के भय से वे कानों पर मोटा मफलर लपेट लेते, तो मुझे लगता बड़ी अम्मा के कमरे में टंगे तैल चित्र से बड़े बाबू उतर आए हैं। कभी कभी उनके लाड़ का अंत नहीं रहता। कहते, चटपट तैयार हो जाओ, सिनेमा देखने चलेंगे। लाल बेलोर की जरीदार वर्दी में मेरे ससुर के झपानी कूली मेरी डांडी को हवा में उड़ा ले जाते। पीछे पीछे अपने चेस्टनट घोड़े में गरम कपड़ों के जिरह बख्तर में ऐंठे चले आते मेरे पति। सिनेमा घर में हमारे बॉक्स के सम्मुख मेरे पति के देसी विदेशी मित्रों की भीड़ लग जाती। कितनी ही रानी महारानियों से मुझे हाथ मिलाना पड़ता। सब मेरे पति को मुझसे रूपवती पत्नी पाने के लिए बधाइयाँ देते, तो मैं लज्जा से गड़ जाती। अंग्रेजी सिनेमा की उत्तेजना से कभी कभी मेरे पति को वहीं खांसी का विकट दौरा पड़ जाता और हमें लौटना पड़ता। उनकी इस गिरती हालत का समाचार सुनकर बाबूजी भी भागते चले आए थे। उन्हें देखकर क्षण भर को बाबूजी के गौर मुखमंडल पर विषाद की झुर्रियाँ उभर आई थी। पश्चाताप से उनका चेहरा कुछ क्षणों को विकृत हो उठा था, पर दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने को संयत कर मुझे आश्वासन दिया था। सब मंगल होगा छोटी। मैं जाते ही महाकाल के मंदिर में दामाद के लिए मृत्युंजय का अमृत जाप करूँगा। किंतु बाबूजी के अमृत जाप भी उनकी मृत्यु को नहीं जीत पाई। समाप्त। आज के लिए इतना ही। शेष अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।